हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 16.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपको दिया गया है कि बगैर ढक्कन का एक बक्सा जो कि 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है, जिसकी बाहरी लंबाई 146 सेंटीमीटर, बाहरी चौड़ाई 116 सेंटीमीटर और बाहरी ऊंचाई 83 सेंटीमीटर है। इसके यानी कि इस बक्से के अंदर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, जबकि पेंट कराने की दर 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर हो। दर कितनी दी हुई है हमें? 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोस्तों, ये बक्से का एक चित्र मैंने आपके सामने बनाया है। यहाँ पे आप इस बक्से को देख सकते हैं, बगैर ढक्कन का बक्सा है। ठीक है, ये जो है ये लकड़ी है, ये लकड़ी की मोटाई है। ये लकड़ी की मोटाई हमें कितनी दे रखी है? यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें जो जो दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे बक्से की बाहरी लंबाई कितनी दे रखी है? 146 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बक्से की बाहरी हम क्या लिख लेंगे? चौड़ाई, जो कि कितनी दे रखी है? 116 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बक्से की बाहरी चौड़ाई के बाद ऊंचाई, ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है? 83 सेंटीमीटर। लेकिन हमें बक्से के अंदर पेंट करवाना है, तो हमें बाहरी विमाओं से कोई मतलब नहीं है। हमें विमाएं भी कौन सी चाहिए? आंतरिक। यानी कि अब हम आंतरिक विमाएं निकालेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लकड़ी की मोटाई देखनी पड़ेगी। तो लकड़ी की मोटाई आपको कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर होने के कारण बाहरी और आंतरिक विमाओं में अंतर आ जाएगा। क्या आ जाएगा वो आप चित्र में देख सकते हैं। यदि ये 146 मीटर इसकी बाहरी लंबाई है, तो जब हम ये आंतरिक लंबाई निकालेंगे तो 3 सेंटीमीटर लकड़ी की मोटाई इधर कम होगी और 3 सेंटीमीटर इधर कम होगी। यानी कि आंतरिक लंबाई 146 में से 3 और 3 कितनी कम हो जाएगी? 6। तो आंतरिक लंबाई कितनी आ जाएगी? 140। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि बक्से की आंतरिक लंबाई, इसको हम स्मॉल l मान लेंगे, कितनी आएगी? 146 में से कितना कम होगा? 3 दाईं तरफ 3 बाईं तरफ, कुल मिला के 6। 146 में से 6 कम होगा तो 140 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बक्से की आंतरिक, अब क्या लिखेंगे? चौड़ाई। आप देख सकते हैं चौड़ाई में से 3 सेंटीमीटर इस साइड कम होगा और 3 सेंटीमीटर उस साइड कम होगा। 116 है तो 3 और 3 6 कम होगी, कितना हो जाएगा? 110 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं चौड़ाई को किससे प्रदर्शित करेंगे? b से। 116 में से 3 तो दाईं तरफ 3 बाईं तरफ कम करेंगे तो 110 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बक्से की आंतरिक क्या निकालेंगे? चौड़ाई के बाद ऊंचाई। अब मैं यहाँ पे आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या ऊंचाई में से भी आप 6 कम करेंगे? क्या नहीं करेंगे? तो देखते हैं इसमें से ऊंचाई। दोस्तों, ये बक्सा आपको दिख रहा है, ये आगे वाला पृष्ठ है। आगे वाले पृष्ठ में दोस्तों यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लकड़ी की मोटाई नीचे रहेगी, लेकिन दोस्तों बक्सा जो है ये बगैर ढक्कन का है, तो 3 सेंटीमीटर लकड़ी की मोटाई ऊपर रहेगी? नहीं रहेगी। तो आंतरिक जब हम निकालेंगे ऊंचाई, तो केवल कितना कम करेंगे? 3। यानी 83 में से 3 कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 80 सेंटीमीटर। 3 ही क्यों कम किया? क्योंकि ये बक्सा जो है वो बगैर ढक्कन वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 83 माइनस 3 बराबर 80 सेंटीमीटर। आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। अब हम निकाल देंगे बक्से का पेंट करने योग्य पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालना है, क्योंकि बक्सा बगैर ढक्कन वाला है। अब ढक्कन नहीं है तो चारों दीवारों तो रहेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल
क्या चारों दीवारों पर ही कलर होगा क्या? क्या बक्से के पेंदे में कलर नहीं होगा? वहां भी होगा। तो हमको साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा? पेंदे, या फिर इसको आप लिख सकते हैं तल का क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों का सूत्र आप लगा सकते हैं। बक्सा घनाभाकार है तो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल लग जाएगा 2 गुना ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। ये यहाँ तक मैंने इसका सूत्र लिख दिया। अब प्लस बक्सा अगर घनाभाकार है तो घनाभ का पेंदा कैसा होगा? आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। हमारे पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के मान उपलब्ध है। हम मान रख देंगे 2 गुणा एच। एच का मान कितना है आपका? 80, तो आप रखेंगे 80 ब्रैकेट लंबाई 140 प्लस चौड़ाई 110, फिर प्लस लंबाई कितनी है? 140, चौड़ाई कितनी है? 110। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आएगा 160, इन दोनों को जोड़ दोगे आ जाएगा आपके पास में 250, प्लस इनका गुणा करोगे तो 14 एकम 14 की आएगी 4, 14 एकम 14 और 1 15 और 2 जीरो का 2 जीरो। 16 का 25 में गुणा करेंगे 0 0, 16 25 में करेंगे तो आप आएगा 16 पंजे 80 और 32 और 8 40,000 और इधर से 15,400। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें पेंट करने योग्य क्षेत्रफल मिला। लेकिन क्या आपसे क्वेश्चन में पेंट करने योग्य क्षेत्रफल पूछा है? नहीं, आपसे पूछा है कि पेंट करवाने का व्यय याद कीजिए। व्यय याद करने के लिए हमें क्या चाहिए? दर चाहिए, अर्थात रेट चाहिए। तो दर आपको दे रखी है क्या? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि दर 2 रुपए प्रति 1000 वर्ग सेमी, इसको मैं सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूं, से पेंट करवाने का क्या निकालना है मुझे? व्यय, अर्थात खर्चा। कैसे निकालेंगे? जितना क्षेत्रफल होगा उसका किससे गुणा कर देंगे? दर से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि दर जो दे रखी है वो 2 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं, 2 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखी है। इसलिए जब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का गुणा दर से करेंगे तो आपको प्रति के बाद 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1000 का आपको भाग भी देना पड़ेगा। 1000 का भाग आप जैसे देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएंगे। 554 में जब आप 2 का गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 110 और 4 दूना 8। नीचे एक अंक छोड़ के पॉइंट लग रही है तो यहाँ भी एक अंक, सॉरी 1 जीरो है तो एक अंक छोड़ के ऊपर पॉइंट लग जाएगी। 110.8 या फिर इसको आप लिख सकते हैं 110.80। हमने क्या निकाला है? व्यय। व्यय किस में आएगा? 2 रुपए प्रति, यहाँ पे 2 रुपए में था इसलिए खर्चा भी आपका किस में आया? 110.80 रुपए। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपको दे रखा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हैं दोस्तों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अर्थात आपको सिर्फ 3 ही चीजों की जरूरत होती है, लंबाई की, चौड़ाई की और ऊंचाई की। लेकिन यहाँ पे आपको तीनों चीजों में से एक भी चीज यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है? जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार बोला हुआ है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई का योग कितना दिया हुआ है? 19 सेंटीमीटर। क्या घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को हम L, B और H लिखते हैं? क्या हमें इनका योग दिया हुआ है जो कि किसके बराबर है? 19 सेंटीमीटर के। इसको मैं समीकरण नंबर 1 डालूंगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। इसके बाद हमें दे रखा है कि घनाभ का या फिर घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितनी दी हुई है? 11 सेंटीमीटर। बिल्कुल, तो ये हमने यहाँ पे विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर लिख दी। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है हम उसका यहाँ पे नीचे सूत्र रखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? घनाभ के विकर्ण की लंबाई। तो यहाँ पे हम घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र रख देंगे, जो कि क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर एज इट इज। यहाँ पे आपको स्टेप आगे ले जानी है 11 सेंटीमीटर। इसको मैं आगे थोड़ा सा सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा, दोनों तरफ वर्ग कर दूंगा। जब मैं दोनों तरफ वर्ग करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, इधर से तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर, इधर जब वर्ग होगा तो 11 के ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, तो मैं इसको 11 का स्क्वायर सीधे क्या लिख दूंगा 121 सेंटीमीटर, और इसको मैं समीकरण नंबर 2 डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, यह जो दिया हुआ था वो हमने सीधे लिखा, विकर्ण की लंबाई लिखी, विकर्ण की लंबाई के नीचे उसका सूत्र लगाया, इसके बाद वर्ग किया तो इधर 11 का स्क्वायर हो गया, 121 आ गया, अंडर रूट यहाँ से हट गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो दोस्तों इन दोनों से ही आपको मान निकालना है किसका, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे मैं सोचूंगा तो मुझे एक बीजगणित का सूत्र याद आएगा, तो वो सूत्र मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। सूत्र याद आएगा मुझे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो सूत्र 9th क्लास का सूत्र है। तो यहाँ पे मैं उसको l प्लस बी प्लस एच के रूप में लगाऊंगा, तो होल स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस वो होगा 2lb प्लस 2bh और प्लस 2hl। ये हो गया आपका सूत्र। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर आगे, तो l प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इन तीनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये वाली जो स्टेप बनी लास्ट में 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये क्या होता है, यही तो होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब देख लेते हैं बाकी चीजों की वैल्यू क्या हमारे पास उपलब्ध है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोष्टक के अंदर क्या लिखा हुआ है, एल प्लस बी प्लस एच, इसकी वैल्यू समीकरण नंबर 1 में हमें दी हुई है। उसके बाद में हम देखेंगे समीकरण नंबर 2 में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इस पूरी स्टेप की वैल्यू मेरे पास समीकरण नंबर 2 में है और इसकी वैल्यू समीकरण नंबर 1 में है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर एल प्लस बी प्लस एच का मान कितना है 19, इसका क्या लग रहा है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बराबर इस पूरे की वैल्यू कितनी है 121 प्लस, इसको मैं ऐसे कैसे लिखूंगा 2 गुना एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 121 प्लस का इसको इधर भेज दूंगा, साथ ही साथ 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 प्लस का 121 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर क्या रहेगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये किसका सूत्र होता है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो क्या मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूँ कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर मेरे पास कितना है, एक में से 1 गया 0, 36 में से भरा गया तो 40, अर्थात आपके पास में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है कितना 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही तो उनसे पूछा गया था। तो यह आ गया हमारा आंसर। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि 6 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो उस कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जितनी कमरे में हवा है उतना ही कमरे का क्या होगा आयतन, क्योंकि किसी भी चीज में जितनी वस्तु भरी, जितनी कोई भी पदार्थ जैसे कि हवा या पानी भरा जा सकता है, वही उसका क्या कहलाता है आयतन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ कि कमरे का आयतन कितना होगा 180 घन मीटर, यानी कि मीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि उसमें 180 घन मीटर हवा है। कमरे का आयतन 180 घन मीटर होगा। अब कमरा, यहाँ पे आप पूरे प्रश्न को अगर ध्यान से पढ़े तो आपको दिया गया है कि वर्गाकार फर्श वाले कमरे का आयतन कितना है, तो हमें उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। और कमरा कैसा है घनाभाकार, तो यहाँ पे मैं घनाभ के आयतन का सूत्र लगा सकता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कमरे का आयतन, कमरा घनाभाकार है तो यहाँ पे मैं घनाभ के आयतन का सूत्र लगा दूंगा L इंटू बी इंटू एच बराबर 180 मीटर क्यूब। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए
के वर्गाकार फर्श की भुजा किसके बराबर होगी। कमरे में 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ऊंचाई तो हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो बची कौन सी, लंबाई और चौड़ाई। अगर आप आपके कमरे में देखें, जिस कमरे में आप बैठे हैं, तो जो फर्श है उसमें 1 विमा होगी लंबाई और 1 विमा होगी चौड़ाई। तो ये जो भुजा है वो कमरे की लंबाई व चौड़ाई दोनों के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि उस कमरे का फर्श कैसा है, वर्गाकार। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि L बराबर भी मेरे पास कितना मान है, 6 सेंटीमीटर, और B बराबर भी मेरे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी 6 मीटर, जो कि आपको प्रश्न में दिया गया है। वर्गाकार फर्श की भुजा आपको दे रखी है, या फिर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, वर्गाकार फर्श की भुजा कितनी है, 6 मीटर बराबर कमरे की लंबाई और चौड़ाई, यानी कि L और B का मान आपके पास कितना है, 6 मीटर। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे L और B की जगह कितनी, 6। तो 6, इसको समीकरण नंबर 1 डालेंगे। समीकरण 1 में L व B का मान रखने पर, जैसे आप इसमें L और B का मान रखेंगे तो 6 × 6 × H बराबर 180। H की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 6 × 6 को उधर भेज देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, किसमें जाएगा, बटे में 6 × 6, 6 छकरम 36, तो 36 आप 180 को काटेंगे, 5 बार कटेगा। H की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5 क्या मीटर, ठीक हो जाएगा हमारा आंसर। जो अगली क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।